हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत शर्मा। और आपका आर्यन सर आज के इस बेहतरीन टॉक में आप लोगों का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये थोड़ी देर में अभी आपको एस के सर बताने वाले हैं। तो बच्चों, आज एक विशेष सेशन लेके आए हैं हम आपके सामने, और सारे की सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए अगले 10 से 15 मिनट बहुत ही बूस्टिंग साबित होने जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिलने जा रहा है कि लास्ट एक महीना लगभग लगभग बचा है अपनी। 12 सितंबर को नीट की डेट आ चुकी है, नीट एग्जाम है, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट भी होगा बच्चों पे, और किस तरह से वास्तव में उस एंजाइटी को ये मेंटेन करें, किस तरह से वास्तव में उसको हैंडल कर पाओगे आप। तो उसके लिए आज हम विशेष टॉपर्स टॉक में दो बहुत ही हमारे होनहार स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर तो आपको क्लासेस में बताते ही रहते हैं कि ये करो वो करो, इस तरह से करना चाहिए उस तरह से करना चाहिए, वो बच्चों के रुझानों से वास्तव में उनको देख के, क्योंकि वो पूरे साल उनको देखते हैं करते हुए, ठीक है ना, तो उनसे वो गाइड करते हैं आपको। लेकिन जो रियल फेस करता है, ठीक है ना, चीजों को जो रियल फेस करता है वो स्टूडेंट होता है। तो जिस राह से हमारे ये स्टूडेंट गुजर चुके हैं, और आप जैसा कि देख पा रहे हो, दो स्टूडेंट्स के साथ आज हमने टॉपर स्टॉक रखी है। जेठू सिंह चौहान एमबीबीएस फाइनल ईयर का हमारा स्टूडेंट, और बच्चों मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी दिल्ली से, दिल्ली में ये एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट 2017 बैच से हैं दोनों की दोनों स्टूडेंट्स। दूसरा हमारा और होनहार स्टूडेंट बजरंग जाखड़ एमबीबीएस फाइनल ईयर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से, ठीक है। एक जो देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज, एक जो राजस्थान स्टेट का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज, दोनों गजब की जगह से। और इन मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए बच्चों ये सपने होते हैं, ये ड्रीम मेडिकल कॉलेज हैं, ये ड्रीम लाइफ वहां पे जी रहे होंगे। तो इन मेडिकल कॉलेज के ही उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं आह्वान दे रहा हूँ। तो उनसे टॉपर स्टॉक में कई सारे सवाल जवाब होंगे, और आपके जो संभावित क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे, किस तरह की स्टडी प्लान होनी चाहिए, किस तरह की स्मार्ट तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, उसके लिए हम बात करेंगे इनसे। लास्ट मोमेंट में जब एक दिन पहले और उस एग्जाम हॉल का वो एनवायरनमेंट, वास्तव में उसमें किस तरह से आप हैंडल करोगे सिचुएशन को, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंटों को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, तो आज इसको स्टार्टिंग करते हैं, और मैं बुलाता हूं हमारे सबसे पहले टॉपर स्टॉक में टॉपर को, जो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहा हमारा 2017 बैच से, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहा बच्चों। और मतलब ये मान लो आर्यन सर भी और हम भी जब डिस्कस करते थे कि यार ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि लगातार क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं टीचरों से, पहले वो थोड़ा सा हिंट लेके जाते थे दोनों ही। ये याद आ रहा है क्यों आर्यन सर? बिल्कुल हाँ? आपका कहना बिल्कुल सही है। काफी इन लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान में मतलब इन लोगों ने स्टडी की थी। और डेफिनेटली आज इनका एक्सपीरियंस हम लोग सुनने वाले हैं कि कैसे एक महीने में हम लोग इस अपनी स्टडी को प्लान करके एक अच्छा रिजल्ट अपन हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन बच्चों से बढ़िया हम लोग भी शायद उतना नहीं बता सकते, क्योंकि आपके सामने जब सामने डॉक्टर्स हैं बच्चों, तो वो एक अलग ही आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग ही आपको इंस्पिरेशन मिलने वाला है। तो बिल्कुल सचिकांत सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगले ही साल डॉक्टर डिग्री इनके हाथ में होगी, ठीक है ना। तो मैं बुलाता हूँ सबसे पहले जेठू सिंह चौहान। आओ जेठू भाई। और अब बजरंग जाखड़। उधर आ जाओ। जेठू उधर चले जाओ, ठीक है, चलिए भाई। और देखो, तो सबको हाय बोल दो, सारे नीट एस्पिरेंट्स, है ना। और आपके लिए चैलेंज ठोक दे रहा हूं मैं आज से, ठीक है। इस एक महीने के बाद नीट की एग्जाम, और नीट की एग्जाम के बाद जब सिलेक्शन हो आपका, मतलब इस तरह से जुनून पैदा हो जाना चाहिए इन 10 से 15 मिनट में कि वो सिलेक्शन हो। और यही, ये जो सीधे सीधे आपके पीछे जो दिख रहे हैं दोनों डॉक्टर्स, ये बहुत ही रिप्रेजेंट कर, देश को रिप्रेजेंट करने वाला, और वास्तव में स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले टॉप मेडिकल कॉलेज से हैं। हर किसी का ड्रीम होता है, ये ड्रीम आपका भी पूरा हो बच्चों। तो उसके लिए आज ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जेठू से बात करता हूँ। जेठू, मेरे को ये बताओ कि मौलाना आजाद में बाकी
मौलाना आजाद में जो आपका ये सफर हुआ, किस तरह से आपने स्ट्रेटेजिक प्लान किया, किस तरह से स्टडी की आपने, हमारे बच्चों को ये बताओ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ रह गया है, 1 महीना रह गया है। तो बायोलॉजी में किस तरह से, क्योंकि बायोलॉजी के लिए मैं इसलिए कि मैं एक तो खुद टीचर बायोलॉजी का हूँ, है ना, और इसलिए भी कि बायोलॉजी एक मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए वास्तव में ऐसा लगता है उसको कि मैं बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करके थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में हल्का सा बर्डन कम कर लूं अपना, ठीक है ना, ये जनरली एक माइंड में रहता है बच्चों के, एवरेज स्टूडेंट के में। तो बायोलॉजी को किस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया जाए ताकि उसमें बेस्ट से बेस्ट मार्किंग हो सके जी। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि सर आप पूछ रहे थे कि मैंने फर्स्ट पूरे साल के अंदर जो एनसीईआरटी जब पढ़ी थी, तो उसमें जो मैं टीचर से जो आपने जो नोट्स लिखाए थे, वो नोट्स को और एनसीईआरटी को सब चीज़ों को मैंने एक जगह लिख लिया था, कंपाइल कर लिया था, एनसीईआरटी में ऐड कर लिया था कि लास्ट में चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, कौन सी चीज़ कहाँ से पढूं, क्या ना करूं। उसके बाद जब 1 मंथ रह गया मेरे पास, तो मैंने चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट किया कि मेरे को कौन सा पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, मैं कहाँ अपने नंबर है वो इंक्रीज कर सकता हूँ, कहाँ मुझे थोड़ा और परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। तो मैंने वो सब एक पेपर में नोट कर लिया और उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया। और उसमें मेनली पहले मैं ये करता था कि पहले उस टॉपिक को मैंने देखा उसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा विजुलाइज किया कि इसमें कौन से हेडिंग्स है, कौन सा हेडिंग्स है, पहले उसकी पूरी एक आउटलाइन बनी दिमाग में। फिर उसमें उसको एक क्विक रीडिंग दी मैंने, और उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वगैरह वो निकालने स्टार्ट किए प्रीवियस ईयर के, एंड जो डेली डीटीएस वगैरह लगते थे उनमें जो पहले मेरे सिली मिस्टेक्स हुई थी उनको रिपीट ना करते हुए कि मैंने पहले क्या मिस्टेक्स की थी क्या नहीं की थी। और उसमें फिर एमसीक्यू करते टाइम मैंने ये ध्यान रखा कि जब फर्स्ट में मैं करता था तो मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ता कि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, लास्ट में मैं जल्दी जल्दी पढ़ता था। उसमें क्या कुछ चीज़ें दिमाग में से अपना आप आ जाती कि इसमें ये उल्टा पूछा है, ये पूछा कुछ और होता है, इंटरप्रेट कुछ और कर लेते हैं कि ये पूछा था। तो उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ये मेनली ये होना चाहिए कि आप उसमें आराम से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। फिर पैनिक ना करें कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आप उसमें ऑप्शन पे जाएं कि कई बार चीज़ें क्या होती है जब सुनी हुई होती है पढ़ी होती है तो ऑप्शन के हिसाब से वो ठीक हो जाती है। तो मेनली मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी बायो के लिए। और मेनली जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस इस टाइम जरूरी है कि स्ट्रेस होगा ही आपको। स्ट्रेस में क्या, स्ट्रेस होगा तो आप स्ट्रेस में पढ़ाई हो जाती है, बिना स्ट्रेस के आप उतना नहीं कर पाते। स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, एक तो आप मेनली जो स्ट्रेस एग्जाम का होता है जिसमें आप पढ़ने के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जल्दी जल्दी उस चीज़ों को रिवाइज करते हैं। एक दूसरा तो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस जिसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आप चीज़ों को सोचने लगते हैं कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये इस चीज़ से हमें बचना है, इसके लिए हमें प्रॉपर हमें नींद लेनी है। डॉक्टर्स भी चल रहा है दो तरह हमें के stress। 6 से 7 घंटे में नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी है। और उसके बाद शाम को हमें वॉक पे जाओ, आप अच्छा म्यूजिक सुनो, एंड इस टाइम पे सोशल मीडिया से दूरी बना लो। 1 महीना सोशल मीडिया पे कोई ज़्यादा इशू होने वाला है नहीं, इसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा सोशल मीडिया के लिए। हाँ, बाकी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और जो सिली मिस्टेक्स है उस पर अपना फोकस रखो। लो आर्यन सर, फिजिक्स के बारे में आप। जैसा कि स्टूडेंट्स, मेरा बजरंग जाकर से ये सवाल होगा कि जनरली जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में एक ट्रबल महसूस होता है। उनके सामने समस्या ये होती है, कई टॉपिक्स उनके स्ट्रांग होते हैं और कई सारे उनके टॉपिक्स वीक होते हैं। तो बजरंग जाकर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसे उनको ये 1 महीने में मैनेज करना चाहिए, क्या जो वीक टॉपिक्स है उनको पूरी तरह लैप करना चाहिए, स्ट्रांग टॉपिक्स में उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि एक अपना एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कैसे मतलब जो रिमेनिंग जो टाइम है 1 महीने का, उसे स्टूडेंट को कितना मतलब स्लीपिंग टाइम कितना देना चाहिए, उनके जो आवर्स टाइम्स स्टडी का कितना होना चाहिए, उसके अलावा रिवीजन जो स्ट्रेटजी है रिवीजन करने का वो एक तरीका क्या इनके हिसाब से बढ़िया होना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली इसका बेनिफिट उठा पाए। तो बजरंग जाकर से मैं कहूंगा कि ये इसको आप एक बार फिजिक्स के लिए इसलिए बजरंग जाकर को चुना है ना। फिजिक्स मैं बता दूं आपको बच्चों, फिजिक्स के लिए इसलिए चुना है आर्यन सर ने बजरंग जाकर को कि इसके 45 क्वेश्चंस में से 44 सही थे। क्यों
44 क्वेश्चन सही थे। फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग था ये, है ना। लेकिन एवरेज बच्चों का भी ध्यान रखना है कि एवरेज बच्चे किस तरह से फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। और केमिस्ट्री और उनके लिए भी थोड़ा सा आपको बता। हाय गाइस, होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। हाँ, आपने एक साल में बहुत अच्छी मेहनत की है, सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब आपका एक महीना बहुत ही क्रिएटिव टाइम है। इसमें आप कैसे पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ, एक साल में आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हो और अब थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो तो आप सिलेक्शन की ओर जा सकते हो। इसके लिए मैं आपको मेनली फिजिक्स के लिए करना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें अपन पढ़ने के लिए आप जैसे आपने पूरे साल कंसेप्ट पढ़े हैं, फॉर्मूले याद किए हैं, तो अब इस टाइम में आपको क्या एक चैप्टर है, मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसको उठाया आपने। उसके लिए आप उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है अपन को, उसके फॉर्मूले देखो, उसके कंसेप्ट क्या है, पहले माइंड में रिवाइज करो और फिर उसको अंदर देखो कि क्या क्या जो मेरे को याद आया नहीं है उसको वापस से रिवाइज करो। और इसमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको करने की जरूरत है वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन भी लेंथ आते हैं और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे तो कैलकुलेशन बेटर होगी, तो टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट मेन है तो फिजिक्स ही है। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ। और एक अब मैं बात करता हूँ एवरेज स्टूडेंट जो है वो कैसे पढ़े फिजिक्स। इसमें कुछ होता है कि कुछ भाई टॉपर है उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब कुछ पढ़ के तैयार रखते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनके कुछ भाई टॉपिक मान लो 30 टॉपिक है तो 30 चैप्टर तो उनमें 20 बढ़िया होते हैं, उनके लास्ट में बचते हैं 10 चैप्टर, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपने पिछली ईयर की बहुत सारे 4-5 ईयर के कम से कम क्वेश्चन करने हैं, आपको पेपर करने हैं 4-5 ईयर के। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो पीछे 10 चैप्टर बचे हैं उनमें से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आप उन्हीं टॉपिक को उठाओ और उनके ज्यादा नहीं तो कम से कम फॉर्मूले तो याद करो। फॉर्मूले याद करके चले जाओगे, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो आप फॉर्मूले याद करके चले जाओगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। बच्चों अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात, है ना। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा और हल्का सा केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और उनमें किस में ज्यादा समस्या बच्चों को लगती है, तुमको क्या लगता था। मेरे को मेनली ऐसे तो प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री में आती थी। उसमें क्या है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करने और उनके कंसेप्ट याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में वहाँ वैसे ही स्ट्रेस होता है और आप फॉर्मूले भूल जाते हो या कुछ एक दो बात मिस हो जाती है, तो आपको पता नहीं रहता फॉर्मूला क्या था। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये डेराइव कैसे किया था, तो बेसिक पता हो तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। और फिर अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, इनसे अच्छे क्वेश्चन आप बढ़िया कर सकते हो। फिर अपन जैसे ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक में आपको कुछ ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, वो लगभग एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो आप उनकी ब्लॉक की पूरी ब्लॉक की आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सबसे वो लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ इन ब्लॉक से। तो आप ब्लॉक के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ोगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जैसे जीओसी की बात करते हैं, जीओसिम और या आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में आप एक या दो क्वेश्चन आता है, लेकिन है इसको आप करने बैठोगे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म और बहुत बड़ी आ जाएगी। इसके लिए आप इसके लिए भी पहले वाले क्वेश्चन देखो किस में से आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक अच्छे से कर लो। और इसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आइसोमेरिज्म वगैरह इनमें कि इन जैसे पेंटेन है, हेक्सेन है, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। और ये बहुत इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो सिंपल से जेड इजेड आइसोमेरिज्म इनमें से पूछते हैं लगभग।
तो आपको उनको ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आती है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक ध्यान रखना है ज्यादा। ऐसे रिएक्शन वैसे मैकेनिज्म पूछता नहीं है वो, कभी कभी हो सकता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा कोई रिएक्शन का, तो इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए। जैसे रायमांटिमा रिएक्शन है, उसका इंटरमीडिएट पता होना चाहिए आपको। ये जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके इंटरमीडिएट पता होने चाहिए, मतलब मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, और सारे की मैकेनिज्म अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आप बढ़िया ऑर्गेनिक की बढ़िया प्रैक्टिस के लिए आप जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन करने सीखो। जितने बढ़िया अच्छे से कन्वर्जन करोगे, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा कन्वर्जन में। अपना क्या है, अपन को तो पानी निकालना है। मैंने हाँ। बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पानी निकालना सीख गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीत गया। इतना है नहीं, आप बस पानी निकालना आना चाहिए। सर ने बोला ना, पानी निकालना आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कुछ ही नहीं है, बहुत जल्दी से आराम से कर सकते हो। फिर लास्ट में आते हैं जैसे पॉलीमर वाला है, बायोमोलिक्यूल वाला है, और एक जो लास्ट में जो ड्रग्स वाला है, तो उसके भी फिक्स होते। पॉलीमर में तो लास्ट में एक टेबल दे रखी है, भाई कौन से पॉलीमर क्या क्या बनेगा, इसका जो मोनोमर क्या होगा, इसका पॉलीमर क्या होगा, तो वो टेबल तो आपको याद रखनी है, और उसके यूजेस भी दे रखे हैं, वो टेबल तो अच्छे से पढ़नी है आपको। और उसके अलावा ठीक है, ये इतना ही सही। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट जो डे होता है वो अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने साल भर क्या किया, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो लास्ट डे है जिस दिन आपको परफॉर्म करना है वो दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उस दिन के लिए स्पेशल बच्चों के दिमाग में मतलब पहले से क्या एक थॉट होने चाहिए, और पेरेंट्स को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, आपके भी छोटे बहन भाई होंगे, तो आप उस नजरिए से हमारे स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहो, क्योंकि वो एक दिन मैटर, बल्कि इवन लास्ट के जो 3 आवर्स हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देते हैं आपकी तैयारी कितनी क्या है। तो वो एक जो लास्ट 3 आवर्स हैं और एक दिन पहले वाला, वो काफी अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसके बारे में आप लोगों के जो बेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, मैं दोनों स्टूडेंट से मैं चाहूंगा कि वो अपने अपने विचार रखें। तो लास्ट दिन होता है उसमें कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ये रह गया वो रह गया, कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा। एक्चुअली पढ़ा था आपने पूरे साल भर है, उस टाइम वो चीज़ें आप पैनिक कर रहे हो, उस हिसाब से याद नहीं आ रही। तो एग्जाम के टाइम जब क्वेश्चन देखोगे, या किसी आप जैसे कि आप किसी आदमी से मिले हो, किस टाइम बाद मिलते हो, तो एकदम से आपको नाम याद आ जाता है, जैसे क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें याद आ जाएगी। और बाकी लास्ट टाइम पे मेन ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और टाइम से सोना है, और अच्छी पूरी नींद लेनी है 6-7 घंटे की। मेन चीज़ ये है कि अब जो नींद होती है वो आपको पूरा रिफ्रेश कर देती है, इसे दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ता। और जब सुबह आप एग्जाम हॉल में जाओ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भूखे मत जाना। भूखे जाओगे तो फिर वहाँ भूख लगेगी, दिमाग भूखे वजन ना होगा भूखे वजन नहीं होते, साथ दिमाग पेट में जाएगा। पेपर भी नहीं हो सकता इसमें मैं बताना चाहूंगा सर कुछ। एक्चुअली मेरा एग्जाम लगा था, तो मेरा एग्जाम में सेंटर पे छोड़ने गए थे, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। आरएन सर और एसके सर दोनों गाड़ी से छोड़ने गए थे मेरे को, और पिकअप करने में। तो जाते टाइम मेरे को इतने मतलब केले अंगूर खिला के भेजे थे ना, कुछ मत। सीरियसली मतलब, तो खाना खा के जाना तो आपको जरूरी है। खरीद रखे किसी थे को अपने बिस्किट्स गाड़ी में, दिला रहे हैं, किसी कुछ ना बिस्किट्स कुछ, है ना, जूस वगैरह सब लेके तो रखे बहुत थे। आवश्यक है कि गर्मी का जिसको टाइम जो रहता चाहिए है। वो वाला खा पी के जाओ मस्त तरीके से। तो थोड़ी ऐसे डर रहता है, तो उससे भूख हाँ कम लगती है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ खा के जाओ, ऐसा नहीं कि भूखे पेट ही सीधे चले जाओ, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा तुम्हारे ऐसे भूखे जाने पे। और 3 आवर्स हैं पेपर के, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। अब 3 आवर में जैसे आपको जाते ही क्या होगा, एग्जाम में बैठोगे, बैठते ही आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलते ऐसे नहीं कि सारे के पन्ने पलटने स्टार्ट कर दो, हेजिटेट, आप पहला क्वेश्चन देख लिया, मेरे को नहीं आ रहा, अरे यार मेरे को तो पेपर ही नहीं आ रहा, क्या करूंगा। तो ये ऐसे हाँ, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जरूर थोड़ी पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, तो मैं आगे क्वेश्चन आएंगे, तुमने पढ़ा है जरूर अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे, उसके लिए है कि मोस्ट ऑफ बायो प्रेफर करते हैं, तो लगभग मतलब आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं जैसे डीटीएस में, तो वो ही आप उठाओगे, ठीक है। वो उस सब्जेक्ट को करोगे पहले। फिर मेनली मेरा मैं बता देता हूँ, मेरा बायो रहा था, सबसे पहले मैंने बायो की थी, फिर केमिस्ट्री की थी, और फिर फिजिक्स की थी। इसमें बायो का ये है कि बायो के 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रहेगा कि 90 अपन को वो बायो वाले लगभग 50 मिनट के अंदर अंदर करने हैं अपन को, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इसके लिए। तो
डेफिनेटली टाइम, अगर टाइम आप बायो में 1.5 घंटा लेके बैठ के 90 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में 1 मिनट देख के बैठ रहूंगा, तो क्योंकि फिर फिजिक्स में टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 मिनट तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएंगे फिजिक्स के, फिर कैलकुलेशन भी होती है उसकी बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी में 50 मिनट के अंदर अंदर आपको एक बार जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर देने हैं, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री में बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 मिनट के अंदर वो करो। और फिर फिजिक्स में जो आ रहे हो फटाफट करो। आपको एक पेपर को एक राउंड में नहीं करना है, बिल्कुल पेपर को 2 राउंड में करना है। पहली बार जितने जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वो करो, और उसके बाद में सेकंड राउंड में आप लो जो नहीं आ रहे हैं, आपको ये लग रही है इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इससे वो हो सकता है, वो करो। और उसके बाद में आप आंसर की फील करो, ठीक है। ऐसा होता है कि लास्ट तक बच्चे करते ही रहते हैं, फिर लास्ट में उनको आंसर की फील करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो पूरी करी कराई मेहनत ऐसी बेकार हो जाती है। तो उस लास्ट 15-20 मिनट बचते हैं, उससे पहले आप आंसर की फील करो। फिर अगर टाइम बचता है तो जैसे मेरे तो टाइम बच गया था, तो मैंने फिर आराम से फिजिक्स के क्वेश्चन बच रखे थे 3-4, तो वो कर रहा था मैं। फिजिक्स के क्वेश्चन आराम से मैंने रिलैक्स होके किए, तो मोस्ट 3 क्वेश्चन बच रखे थे, तीनों के तीनों मैंने किए, और लास्ट के तो तीनों आराम रिलैक्स माइंड से किए थे, और तीनों के तीनों सही हुए थे मेरे क्वेश्चन। तो ये है कि लास्ट में आपको रिलैक्स माइंड से जितना टाइम मिलता है उसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आराम से करो। और जेठू, आपका क्या ओपिनियन रहेगा उन 3 घंटों की? क्या स्ट्रेटजी आपने रिमाइंड करके जरा बच्चों को हमारे guidance। ऐसे 3 घंटे में मेनली यही था कि पहले मैंने भी बायो से स्टार्ट किया था। वो उस टाइम मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो मैंने बायो में क्वेश्चन पढ़ा और उसको पढ़ने में, उसको सोल्व करने में इतने 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से हो जाते हैं। इसके बाद मैंने फिजिक्स ट्राई की थी। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे थे, जो पहली बार में हो रहे थे वो कर दिए, बाकी जो नहीं आ रहे उनको सर्कल करके रख दिए कि ये मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं इसमें थोड़ा टाइम दूंगा तो हो जाएगा। इसके बाद मैंने वापस केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री करने के बाद मैंने जितना हो गया था वो सब फील किया कि आंसू की भर्ती। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में करते हैं, आंसू की किसी ने ऊपर वाला नीचे भर देते हैं, ऊपर नीचे, तो आंसू की भरते हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आराम से पहले एक बार आंसू की भर दो, उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके उसके हिसाब से फिर आंसर आ गया तो साथ साथ भरते जाओ। इससे क्या कि आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैं एक मेन चीज़ ये भी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन जैसे डिटेल्स वगैरह देते रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। उस टाइम के हम खुश हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आता है, ये आता है, तो खुश खुशी में हम सीधा टिक कर देते हैं। कई बार वो ऑप्शन में ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मेरे एक क्वेश्चन ऐसे हो गया था, खुशी खुशी में गलत हो गया था फिजिक्स में, कि मुझे उसके आंसर ही आते ओवर एक्साइटमेंट। और एक्साइटेड में गलत हो गया था। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ आता है तो अच्छी बात है, पहले उसको भी देख के ही करना है। और बाकी यही था कि चलो पापा, ये आपको जो गाइडेंस है हम समझते हैं कि बहुत आपके लिए रामबाण साबित होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल 1 महीने में तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब एक बहुत स्मार्ट तरीके से आपको बढ़ना है बच्चों। अब आगे पूरा जो आपने 1 साल जो आपने बिताया है उन बुक्स के साथ, उन नोट्स के साथ, उन्हीं नोट्स को वास्तव में पूरे, ये मान लो एक कंपाइल, एक तरह से कंपाइल कर रहे हैं अपन उसको एक तरह से, ठीक है ना। उनको ये मान लो कि सीधे सीधे 11 महीने बनाम 1 महीने बना दो अब इस लड़ाई को। 11 महीने बनाम 1 महीने, जो 11 महीने में आपने किया उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपकी इस 1 महीने में, जिसने दे दी नीट में सिलेक्शन, नहीं नीट में बेस्ट रैंक के साथ वास्तव में सिलेक्ट हो गए, ये बिल्कुल तय है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस 1 महीने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो होनी ही चाहिए साथ में बच्चों। उस लास्ट डे की एक रात पहले वाला जो सीन है, मैं बार बार हर बच्चे को मैं बोलता हूँ, पूरी नींद लेके जाना है एग्जाम सेंटर पर। बहुत पहले ही, मतलब आपको 1 घंटे पहले मिनिमम वहां पे पहुंचना है, हड़बड़ी में नहीं जाना है। ये बहुत वाकये सामने आते हैं, हमने देखे हैं, हर साल देखते हैं बच्चों में समझ बहुत ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जैसे कोई अगर पहुंचा ना, अगर एग्जाम सेंटर पर लास्ट टाइम पे पहुंचा, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं बच्चों के, ठीक है ना। और फिर सब कुछ हड़बड़ाहट में होगा, मतलब आप जिस बहुत अच्छे सिलेक्शन के हकदार थे उसमें से कहीं ना कहीं 2 4 5 क्वेश्चंस को गड़बड़ा दोगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है।
थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहना चाहिए। खान मतलब बिल्कुल पेट इस तरह से नहीं, बिल्कुल खाली पेट चले जाओ। और ऐसा भी नहीं कि भयंकर तरीके से चढ़ा गए दूध दही, ये दही खा गए, ठीक है ना। दही थोड़ा सा चम्मच में देते हैं, शुरुआत में मम्मी खिला के भेजती है, शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक कटोरी दही पी के चले गए। अब दही तो फिर अपना खेल दिखाएगा ही यार, ठीक है ना बात, वो तो अपना हुनर दिखाएगा ही। तो वहां पता चला कि मस्त नींद ले रहे हैं, उसी दिन ले रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 3 घंटे तुम्हारे होंगे और उन 3 घंटों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और वास्तव में उन 3 घंटों में आपने अगर तुम्हारा पूरा की पूरा जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे दी तो बच्चों सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा हूं, आपके पीछे जो ये दोनों स्टूडेंट्स दिख रहे हैं वो स्पेशली रिक्वेस्ट करके अपने पूरे वर्दी के साथ और ये स्टेथोस्कोप के साथ, क्योंकि जब वर्दी होती है ना, जब आप फौजियों को देखते हो तब वास्तव में जोश आता है, देश प्रेम कहाँ उमड़ता है, देश प्रेम वहां उमड़ता है, ठीक है ना। जब बॉर्डर पे जाके अपन वास्तव में वहां देखते हैं बाघा बॉर्डर पे, और जब वो सल्यूट करते हैं अपनी वर्दी में, तब राष्ट्र प्रेम का ज्वार होता है, ज्वार, ठीक है ना। ये वर्दी इसीलिए रिक्वेस्ट करके मैंने इनसे बोला था कि पहन के आना भाई वो एप्रिन, ठीक है ना, ताकि उस डॉक्टर रूप जो भगवान का दूसरा रूप होता है उस रूप में आप इनको देख पाओ कि ये अब अगले ही साल इनके हाथ में डिग्री भी होगी, ठीक है ना। ये सीधे सीधे कोरोना वॉरियर्स तो है ही, अब भी इन्होंने किया है ना, कोरोना वॉरियर्स के रूप में अब भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये ऐसे स्टूडेंट हैं बच्चों जहां पे कहीं थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है ना इस लाइन में, मेडिकल लाइन में, ये वो स्टूडेंट है जिनसे कसम दिलवाई गई थी क्लासरूम में, ठीक है ना, कि कुछ भी अपने एक बार तो अगर जेब से भी थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ जाए तो गरीब दरवाजे से बाहर नहीं चला जाए, कि इस कारण कि उसके पास पैसा नहीं है। ये वो स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और देश को समर्पित है ये स्टूडेंट अगले ही साल हमारी तरफ से, ठीक। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप दोनों का कि आप यहाँ पे आए और बच्चों को इतना बढ़िया गाइडेंस दिया। तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट बच्चों, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को बच्चों, बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क और नीट एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स अगेन। और आप लोग उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी तैयारी रखें बच्चों, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ आप लोग सक्सेस हो, ऐसा हम लोगों की सभी की शुभकामनाएं। इसी के साथ थैंक यू बच्चों। थैंक यू।